हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मार्केटिंग के बारे में। सो वेरी फर्स्ट थिंग, प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मार्केटिंग एक्चुअली आई कहाँ से, इसका इवोल्यूशन धीरे-धीरे कैसे हुआ। आजकल मार्केटिंग बहुत ही फेमस टॉपिक है, हर जगह मार्केटिंग का यूज़ होता है। बट एक्चुअली इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, पहले हम वो देखेंगे। तो देखो, मार्केटिंग में शुरुआत हुई थी प्रोडक्शन ईरा से। प्रोडक्शन ईरा का मतलब है कि जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोडक्शन पर ध्यान दिया जाता था। ये टाइम था 1900 से 1920s का। जहाँ पे फ़ोकस क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मास प्रोडक्शन करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में सामान बनाओ। होगा क्या? और देखो, कॉमर्स और बिज़नेस वाले सब जानते हैं कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने से कॉस्ट एफिशिएंसी आ जाती है, कम से कम लागत आती है। ओके, तो फिलॉसफी क्या होती थी उस टाइम पे, इफ वी मेक इट दे विल बाय इट। अगर हम बनाएँगे तो वो खरीदेंगे ज़रूर, क्योंकि जो बनेगा वही बिकेगा। और ये ऐसा माना जाता था, ये असम्पशन थी कि डिमांड एक्सीड्स सप्लाई, कि डिमांड जो होती है ना, हमेशा सप्लाई से ज़्यादा होती है। तो कस्टमर प्रायोरिटाइज अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो कस्टमर्स क्या मांगता है, कस्टमर्स ये प्रेफराइज करता है, कस्टमर्स ये सोचता है कि जो हमें अवेलेबल होगा ना, हम पहले उसको खरीदेंगे, जो अफोर्डेबल भी होगा, अवेलेबल होगा, जो आसानी से मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर भाई हमारे पास दो तरीके के दूध है, एक मदर डेयरी का है और एक अमूल का है। अब मेरे घर के बाहर मिलता ही अमूल का है, तो मैं क्यों मदर डेयरी के पीछे जाऊंगी। ओके, ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता था, मतलब अमूल और मदर डेयरी नहीं होते थे उस टाइम पे। ओके, तो प्रोडक्शन एरा ये था कि हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है, ओनली प्रोडक्शन पे फोकस करना है, जो बनेगा वही बिकेगा। ओके, फिर आता था हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन हो गया। ये जो टाइम था, ये था 1920 से 1930s का। यहाँ पर हमारा फोकस हो गया प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इनोवेशन पे, कि प्रोडक्ट में कुछ कुछ नया करो और उसकी क्वालिटी को अच्छा कर दो। क्यों ऐसा माना जाता था, फिलोसफी चेंज हो गई थी। यहाँ पे फिलोसफी बन गई थी, अ गुड प्रोडक्ट सेल्स इटसेल्फ, कि जो एक अच्छा सामान होता है ना, वो खुद ही अपने आप को बेच देता है। वो जो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट होता है वो अलग से दिखता है, लोग उसकी क्वालिटी से इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वो उसे ही खरीदेंगे। एक अजम्पशन मानी जाती थी, ऐसा माना जाता था कि कस्टमर्स वैल्यू हाई क्वालिटी फीचर रिच प्रोडक्ट्स, कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनको हाई क्वालिटी का सामान चाहिए जिसमें रिच फीचर्स हों, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स हो। अब देखो, लोगों के पास वॉशिंग मशीन होती है, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि उनको फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स मिले। क्यों? क्योंकि वो इनोवेटिव है, वो फुल्ली फीचर्ड है, रिच फीचर्स होते हैं उनमें, तो इसलिए तो हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स की तरफ जाते हैं। और जो है आजकल नए नए तरीके के रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें फीचर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जिसमें जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे वो उतना ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है। तो ये उस टाइम का प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का फिलॉसफी थी, मार्केटिंग का तरीका था कि अपने क्वालिटी की को बढ़ा दो, सामान की को, और अपने आप मार्केटिंग हो जाएगी, लोग उसी को खरीदेंगे। फिर टाइम फिर से बदल गया। ये जो टाइम आ गया था, ये आ गया था सेल्स ओरिएंटेशन का टाइम। ये टाइम था 1930s से 1950s का टाइम। यहाँ पर फोकस क्या था, एग्रेसिव सेल्स टैक्टिक्स एंड प्रमोशंस, कि लोग फोकस कहाँ करने लग गए कि आप अपने सामान के बेचने के तरीके को बदलो। ठीक है, आप अपने सामान को प्रमोट करो, उसके बारे में जनता को बताओ, उसके बारे में जो है हर एक इंसान को जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लोग जब तक आपके सामान के बारे में जानेंगे नहीं, वो खरीदेंगे कैसे। ओके, अगर किसी ब्रांड के, किसी XYZ ब्रांड के कपड़े अवेलेबल हैं, वो मान लो कि बहुत अच्छे, लेकिन अगर मुझे उनके बारे में पता ही नहीं है तो मैं खरीदूंगी कैसे। ओके, यहाँ पे फिलॉसफी क्या थी, पुश द प्रोडक्ट टू क्रिएट डिमांड, कि अपने प्रोडक्ट को इतना फेमस कर दो, उसके बारे में इतनी बात करवाओ कि लोगों को लगे कि यार क्या चीज़ है ऐसी, एक बार मैं भी खरीद करके देखता हूँ। ओके, यहाँ पे असम्पशन क्या थी कि कस्टमर नीड परसुएशन टू बाय ड्यू टू ग्रोइंग कंपटीशन, कि कस्टमर को क्या चाहिए, परसुएशन चाहिए। कस्टमर्स को क्या चाहिए कि कोई उनको बताए कि भाई क्या खरीदना चाहिए। ओके, और वो कंपटीशन से उसी को खरीदेंगे। उसी को कैसे खरीदेंगे भाई, सपोज अगर ऐसा लेडीज में तो बहुत ज़्यादा होता है कि भाई सामने वाला बंदा जो है ना, एक हेयर स्ट्रेटनर लेकर आया है, हेवल्स का लेकर आया, बहुत बढ़िया है, मैं भी अपना जो है अगला हेवल्स का ही खरीदूंगी। क्यों? क्योंकि यार उसका है ही इतना अच्छा, अब उसके पास इतना महंगा है तो मैं भी इतना महंगा लूंगी। तो वो वाला सिस्टम होता है, कंपटीशन आ जाता है। ओके, कि उसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए, जेलिस भी कह सकते हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, मार्केटिंग ओरिएंटेशन। अब हमारा जो आजकल का इरा चल रहा है ना, 1950s से 1990s में ये हमारी मार्केटिंग ओरिएंटेशन हुई थी, कि यहाँ पर फोकस आ गया था कस्टमर नीड्स एंड सेटिस्फेक्शन के बारे में, कि अब हम वो बनाएंगे जिसको कस्टमर मांगता है।
जिसकी कस्टमर को ज़रूरत है और उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। फिलॉसफी क्या थी? अंडरस्टैंड एंड मीट कस्टमर नीड्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स। अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में मत सोचो कि सामने वाली कंपनी क्या बना रही है। सामने वाली कंपनी लाल रंग की साड़ी बना रही है तो बनाने दो। तुम्हें अगर कस्टमर तुम्हारा पीली हरी मांग रहा है तो तुम पीली हरी पे ध्यान दो, लाल को छोड़ो। ओके, कि अंडरस्टैंड करो कि आपका कस्टमर की डिमांड क्या है, ये फिलॉसफी थी, और उसके अकॉर्डिंग सामान बनाओ। अजम्पशन क्या होती है यहाँ पर कि मार्केटिंग रिसर्च एंड कस्टमर फीडबैक ड्राइव लॉन्ग टर्म सक्सेस। की जो मार्केट की रिसर्च होती है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमर का फीडबैक लो, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी। ठीक है, अगर आपका कस्टमर कहता है कि भाई मुझे जो है आपका इस तरीके का स्टफ बहुत पसंद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसी स्टफ का प्रोडक्ट, उसी स्टफ की साड़ी ज़्यादा बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि कस्टमर को वो अच्छी ज़्यादा लग रही है। ओके, तो मार्केटिंग ओरिएंटेशन का एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर फॉल। अब देखो, हेयर फॉल एक बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम है, ठीक है, और मेंस हो या वुमेन्स हो, सबको ये प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल मार्केट ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग जितनी कंपनीज हैं भाई साहब, सभी को देख लो, हेयर फॉल, हेयर ग्रेइंग, ये सब प्रॉब्लम्स के लिए आप शैम्पू बना दिए, सीरम बना दी, हेयर ऑयल बना दिया, कंडीशनर बना दिए, और पावर गमीज तक बना दी, च्युइंगम्स तक बना दी। इतना ये मार्केटिंग के अकॉर्डिंग काम करने लग गए थे कि लोगों को क्या चाहिए, एक ऐसी चीज़ चाहिए कि भाई बस बाल हमारे सही हो जाए, बढ़िया हो जाए, हम पैसे देने को तैयार हैं। तो उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और सारे प्रोडक्ट्स उसी पर बेस्ड कर दिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अपनी कोविड में विटामिन सी पे बहुत फोकस था, तो लोगों ने हर चीज़ में ऑर्गेनिक और इम्यूनिटी बूस्टर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। इम्यूनिटी बूस्टर ग्लूकोज, इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट्स, ब्ला ब्ला। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा ईरा आता है करंट ईरा। करंट ईरा में क्या होता है, अपना ये सोशल मार्केटिंग ओरिएंटेशन का ईरा चल रहा था 1970 से 2000। यहाँ पर हम फेसबुक इंस्टाग्राम से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा फोकस क्या था, हमारा फोकस क्या था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। अब जिन्होंने सस्टेनेबल के बारे में स्टडी करी है, तो ये हमारा काम क्या कहता है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस कहती हैं कि आप अपने रिसोर्सेज को, अपने सामान को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा रहे, ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अच्छे से यूज़ कीजिए। ऐसा मत करिए कि आज मिल गया तो कभी फ्यूचर में मिलेगा ही नहीं। फिलॉसफी क्या थी, बैलेंस प्रॉफिट्स। प्रॉफिट को बैलेंस रखिए, ना ज़्यादा रखिए ना कम रखिए। कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रखिए, और सोसाइटल वेलबींग, कि अपने सोसाइटी के अच्छे के अकॉर्डिंग काम कीजिए। अजम्पशन ये था कि कंज्यूमर क्या करता है, फेवर एथिकल। कंज्यूमर एक सही कंपनी को फेवर करता है, जो कंपनी एथिकल तरीके से काम करती है उसको वो प्रेफर करेगी। ठीक है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रांड्स को कंपनी और जो कस्टमर है वो जो है पसंद करते हैं। तो यहाँ पर सोशल मार्केटिंग ओरिएंटेशन हुई थी कि भाई जो कंपनी अच्छे तरीके से काम करेगी, जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी, नाम अच्छा होगा, हम उसी का सामान खरीदेंगे। ठीक है, बहुत सी कंपनीज अपना प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे मामा अर्थ है, तो वो कहते हैं ना पैराबेन फ्री, एनिमल क्रुएल्टी फ्री। तो ये जो था अभी रिसेंट में चलने लग गया, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, और लोग प्रेफर भी ज़्यादा करते हैं कि भाई ये पैराबेन सल्फेट फ्री है, ये एनिमल क्रुएल्टी फ्री है, ऑर्गेनिक है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती हैं आजकल। फिर हमारा आ गया 1980 से लेके प्रेजेंट तक जो मार्केटिंग, जो हमारा क्राइटेरिया चल रहा है रिलेशनशिप मैनेजमेंट का। रिलेशनशिप मैनेजमेंट में क्या होता है, हमारा फोकस होता है लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप में, कि हम अपने कस्टमर के साथ वन ऑन वन बात करते हैं, उनके फीडबैक्स लेते हैं। अपने कस्टमर की फिलॉसफी क्या आती है कि कस्टमर लॉयल्टी ड्राइव्स प्रॉफिटेबिलिटी। अगर हमारा कस्टमर लॉयल होगा, लॉयल का मतलब ये है कि अगर हमारा कस्टमर दोबारा हमारा ही सामान खरीदेगा तो हमारा प्रॉफिट ज़रूर होगा। टेक्निक क्या है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग, सीआरएम सिस्टम्स एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, कि आप लॉयल्टी प्रोग्राम्स चलाइए, सर्वे लीजिए, क्वेश्चनेयर भरवाइए। ठीक है, पर्सनलाइज वन ऑन वन मार्केटिंग कीजिए। तो इससे क्या होगा, अपने कस्टमर को ना आपके साथ कनेक्टेड फील होगा, और वो जो है आपके कंपनी की बात करेंगे, उसका सामान खरीदेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, आपके लिए पॉजिटिव फेवर में काम करेंगे। सो अब हम अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं कि मार्केटिंग क्या होता है। So, marketing refers to the activities, strategies, and processes a building undertakes to promote, sell, and distribute its product or services to customers. Marketing एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा स्ट्रेटजी है, तरीका है, और एक ऐसी प्रक्रिया और प्रोसेस है जिसमें बिजनेस अपने सामान को प्रमोट करता है, बेचता है, और कस्टमर को सर्विसेज देता है। इसका मकसद क्या है, इट एम्स टू क्रिएट वैल्यू, ये वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, ये अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करता है और अपने इस कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फाई करता है, साथ ही साथ अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करता है। अब देखो, मैं शुद्ध हिंदी भाषा में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं कि मार्केटिंग का मतलब है कि जो आपने कस्टमर को सामान चाहिए, आप उसको सामान बेच दो, सामान बेच करके आप अपना प्रॉफिट ले लो, वही आपका कंपनी का गोल है।
ओके, यही होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही बड़ा और फ्लेक्सिबल टर्म है जो कि अलग अलग तरीके से डिफाइन हो सकता है। फिलहाल इट डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग एंड डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मीट कस्टमर नीड। यहाँ पर आप क्या करते हो कि कस्टमर की नीड्स को पूरा करने के लिए आप उनसे बातचीत करते हो और अपने प्रोडक्ट्स को उनके अकॉर्डिंग डिलीवर करते हो। हमारे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन AMA ने मार्केटिंग को डिफाइन किया था दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आइडियाज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि ये एक ऐसी प्रोसेस है जहां पर आप प्लान करते हो, फिर अपने कॉन्सेप्ट को एग्जीक्यूट करते हो कि हाँ भाई मुझे ये सामान बनाना है, उसके बाद उसका आप एक प्राइस रखते हो कितने में बेचेंगे, आप उसके बारे में लोगों को बताते हो, प्रमोशन करते हो और फाइनली आप अपने सामान को बेच देते हो कस्टमर्स को, फिर चाहे वो आपके गुड्स हो या सर्विसेज हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं। देखो, सबसे पहले हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि कंज्यूमर वांट्स प्रोडक्ट्स दैट आर इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू एक्सेस। कि कस्टमर को वो सामान चाहिए जो कि आसानी से मिल जाए और इनएक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगा ना हो। ओके, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम ये देखते हैं कि हमें किस क्वालिटी का सामान बनाना है, किस क्वालिटी का सामान कस्टमर को बाजार में मिल रहा है, उसको क्या क्वालिटी चाहिए और जो कि हमेशा उसे बढ़िया लगे। ठीक है, जिसको कि वो ऑप्शंस मिले तो आपके सामान को ही चूज करें, हमारा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होता है। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम एग्रेसिव सेल्स और प्रमोशन करते हैं कि लोगों को बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम उनकी नीड्स एंड वांट्स को कंपटीशन के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते हैं। फिर आती है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या करते हैं, कंज्यूमर वांट्स टू सी दैट बिजनेस इज टेकिंग इनटू अकाउंट द वेलबींग ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड सोसाइटी। कस्टमर ये देखता है कि जो कंपनी है वो हमारा तो ध्यान रख ही रही है, हमारी नीड्स का तो ध्यान रख ही रही है, साथ ही साथ सोसाइटी के लिए भी अच्छे काम कर रही है। ठीक है, वो पोल्यूशन के किसी भी स्कैम से दूर हो, एनिमल क्रुएल्टी फ्री का, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, पैराबेन फ्री, एनिमल क्रुएल्टी फ्री, इन सब चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को आजकल ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फिर आता है रिलेशनशिप मार्केटिंग की कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है ना, वो ये फोकस करे कि आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाए कस्टमर से। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब है कि कस्टमर अगेन एंड अगेन आपका ही सामान बार बार खरीदे। फिर आती है होलिस्टिक मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है जो कि हर एक पार्ट को इंकरेज करता है कि आप अपने बिजनेस को ना एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए साथ में वर्क कराएं। ओके, एक होलिस्टिक मार्केटिंग में एक छोटी सी चीज़ भी होती है, कई बार जो आप क्या करते हैं अपने, अभी बीच में क्रेडिट कार्ड कंपनी ने क्या किया था, स्पेशलाइज्ड आपकी फ़ोटो के साथ आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। ओके, या फिर आपको कोई स्पेशलाइज्ड बॉलीवुड एक्टर या किसी के भी फ़ोटो छपे हुए मिलेंगे आपके प्रोडक्ट पे, आप पर्सनलाइज़ करवा सकते हैं अपने सामान को अपनी पसंद के अकॉर्डिंग। तो ये भी एक तरीके से वन ऑन वन होलिस्टिक मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। फिर हम आते हैं टूल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक्चुअली हम किस किस चीज़ के सहारे कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केटिंग के लिए क्या ज़रूरी होती है, रिसर्च ज़रूरी होती है। इट हेल्प्स इन नोइंग व्हाट एक्चुअली मार्केट वांट्स। इससे हमें ये पता चलेगा कि बाजार में एक्चुअली डिमांड किस चीज़ की है, जनता को चाहिए क्या। मार्केटिंग रिसर्च ज़रूरी होती है ताकि हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि व्हाट मैसेज शुड बी अडॉप्टेड बाय कंपनी, कि कंपनी को किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये हमें अपनी टारगेट मार्केट ढूँढने में बहुत मदद करेगा। ठीक है, एक बार हमें ये पता चल जाए कि हमें क्या सामान बनाना है, जनता को क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो है कंपनी का मैसेज रेडी करते हैं। ओके, जैसे कि इंदुलेखा एग्जांपल है हमारा, एक इंदुलेखा एक शैम्पू एंड ऑयल की कंपनी है। तो उन्होंने अपना मैसेज क्या बनाया हुआ है कि ऑर्गेनिक तरीके से बहुत सारे हर्ब्स के साथ वो अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और आपके हेयर फॉल को वो कंप्लीटली स्ट्रेंथन ख़त्म करेगा और हेयर्स को स्ट्रेंथन करेगा। तो उन्होंने ये मैसेज बना लिया अपनी टारगेट मार्केट के नीड्स के अकॉर्डिंग। फिर आती है स्ट्रेटेजी। वंस वी हैव अवर डाटा अबाउट मार्केट एंड प्रोडक्ट, एक बार हमें ये पता चल गया कि मार्केट का क्या डाटा है, मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, कैसे चाहिए। वी गॉट टू नो अबाउट मार्केट पोजीशन। पोजीशन की पता चल गई, मार्केट की कितने पैसे देने को तैयार हैं, वो इस प्रोडक्ट के ऊपर कितना खर्चा करने के लिए तैयार है। उसके अकॉर्डिंग वो अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएंगे और अपने कंपटीटर्स से अच्छा प्रोडक्ट बना करके उसको बेचेंगे। फिर हम प्लान करेंगे कि हमारी सेल कितनी होगी। भाई प्रोडक्ट बना लिया डाटा इकट्ठा करके, अब प्लान करेंगे कि भाई कितना सामान बिक जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसा कहाँ से लाएंगे। ठीक है, कस्टमर को सामान कौन से चैनल से बेचेंगे, डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ऑनलाइन सेलिंग करेंगे, ठीक है, या फिर जो है चेन यूज़ करेंगे। फिर टैक्टिक्स, कौन सी टैक्टिक्स होंगी, स्ट्रीट चार्ट, शॉर्ट टर्म प्लान्स हम जो है उनको यूज़ करेंगे कि अपनी छोटे छोटे जो खर्चे हैं उनके लिए हम लिक्विडिटी प्लान्स बनाएंगे, कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए प्रमोशनल प्लान्स बनाएंगे। तो ये हमारे 4 टैक्टिक्स थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग के अप्रोचेस कौन से होते हैं। तो मार्केटिंग की पहली अप्रोच होती है प्रोडक्ट अप्रोच।
इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग भी है। प्रोडक्ट अप्रोच क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर कम्स अंडर दिस अप्रोच। यहाँ पर के जो सामान है ना, वो प्रोड्यूसर से एक तरीके से फैक्ट्री से कस्टमर के घर तक जा रहा है। ये जो अप्रोच होती है ना, ये अच्छे रिजल्ट देती है। जैसे कि हमारी एप्पल और टेस्ला कंपनीज है, वो इसके एग्जाम्पल है। क्यों? दे आर नॉट नीडेड बट पीपल डिमांड देम ड्यू टू देयर यूनिक फीचर्स। कि वो हमारी ज़रूरतें नहीं है। ठीक है, एप्पल का फ़ोन किसी की ज़रूरत थोड़ी कि नहीं मुझे तो फ़ोन एप्पल का ही चाहिए, लेकिन हम उन्हें चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें उनके फीचर्स पसंद है। तो प्रोडक्ट अप्रोच वो होती है कि आपको अपने सामान की एडवर्टाइज़मेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जनता खुद आपका सामान माँगेगी। ठीक है? एप्पल के स्टोर के बाहर लाइन लगती है ना जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ये वही दिक्कत है, ये वही चीज़ है। ठीक है? अगर प्यासे को प्यास है तो वो कुएँ के पास आएगा, कुआँ उठ कर के नहीं जाएगा उसके पास। ओके। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या होता है? स्टडीज द नेचर एंड करेक्टर ऑफ मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन। ये मार्केटिंग इंस्टीट्यूशंस के करेक्टर को पढ़ता है, जैसे कि होलसेलर, रिटेलर, इंपोर्ट एक्सपोर्टर एजेंसीज। ये भी कंसिडर करता है कि किस तरीके से अरेंजमेंट हो रखी है मार्केटिंग मशीनरी की। जैसे कि अपना तनिष्क ज्वेलर्स काम करता है, वो क्या करता है, अलग अलग रिटेलर्स से, एजेंट से अपने सामान को सेल करवाते हैं। ओके। फिर आता है फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच मार्केटिंग की एक ऐसी अप्रोच होती है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्रिएट करते हैं और रिजल्ट्स निकलवाने की कोशिश करते हैं। पुटिंग योर फोकस ऑन मार्केटिंग इनिशिएटिव। हम यहाँ पर मार्केटिंग इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं और अपने जो स्पेसिफिक गोल्स होते हैं ना, कैंपेन्स बनाते हैं और अपने स्पेसिफिक गोल्स को प्रमोट करते हैं। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शनल अप्रोच में एक एग्जांपल आते हैं अभी हमारी गुजरात में। फंक्शनल अप्रोच का एग्जांपल है, देखो कई बार आपने देखा होगा टोल टैक्स वगैरह के पास ना एक छोटा सा टेंट सा लगा करके लोग बैठे होते हैं कंपनी के। ठीक है? तो वो क्या करते हैं, कस्टमर से वन ऑन वन बात करके उनके अकॉर्डिंगली एक डाटा कलेक्ट करके लेके जाते हैं और उनको सामान भी सेल करते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल अप्रोच होता है, हम इमोशनल अपील का यूज़ करते हैं यहाँ पर। फिर आती है मैनेजमेंट अप्रोच। मैनेजमेंट अप्रोच क्या कहती है? इसमें हम मार्केटिंग मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज टू अचीव बिजनेस गोल्स। इसमें हम इस तरीके की मार्केटिंग प्लानिंग बनाते हैं ताकि हम अपने बिजनेस गोल्स को अचीव कर पाएँ। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टम अप्रोच। क्या होता है? सिस्टम अप्रोच एक इंटर रिलेशन का और इंटर कनेक्शन का अप्रोच होता है मार्केटिंग के अलग-अलग फंक्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है? ये सिस्टम एग्ज़ामिन करता है मार्केटिंग के कनेक्शन को इनसाइड और आउटसाइड द फर्म, कि हम अंदर से भी और फर्म के बाहर से भी किस तरीके से मार्केट में कनेक्शन बना पा रहे हैं। फिर आता है हमारा लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच बिज़नेस के लीगल एस्पेक्ट से रिलेटेड होता है कि सब कुछ काम लीगली हो रहा है या नहीं। इसका मार्केटिंग से कोई लेना-देना नहीं है, ये मार्केटिंग के लिए कोई नया आइडिया नहीं देता है। सोसाइटल अप्रोच में हमें ये देखना है कि हम सोसाइटी के लिए सही तरीके से काम कर रहे हैं, इकोलॉजिकल फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं, कल्चरल फैक्टर्स को ध्यान में रख रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ पर भी मार्केटिंग का कोई ज़्यादा मेन रोल नहीं है। सोसाइटल अप्रोच का एक एग्जांपल है कि अगर दिवाली है, दिवाली पर अब बिकने तो चाहिए पटाखे, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने बैन कर रखे हैं ना, तो आप इको फ्रेंडली की तरफ मूव कर जाओ। ऐसा नहीं है कि आप उसी को प्रोडक्शन करे जा रहे हो और उसी का एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हो। नो, लीगली और सोशली दोनों आपके लिए गलत होगा। फिर इकोनॉमिकल अप्रोचेस क्या होते हैं? अप्रोचेस डील्स विद सप्लाई एंड डिमांड, जो कि सिर्फ और सिर्फ सप्लाई और डिमांड को मैनेज करती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमारा इकोनॉमिकल अप्रोचेस होती हैं। इनके बारे में हम डीपली भी पढ़ेंगे। सो प्लीज़ प्लीज़ गाइस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल।